नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने दल के साथ आज सुबह वाराणसी पहुंचे। दिल्ली से विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे नेपाल के पीएम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी और नेपाल के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही है। एयरपोर्ट से शहर की ओर जाने के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री का जगह जगह स्वागत हुआ। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद नेपाल के पीएम और उनकी पत्नी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। बाबा दरबार के गर्भगृह में वैदिक रीति रिवाजों के साथ नेपाल के पीएम ने बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया। इस दौरान वैदिक ब्राह्मणों के आचार्यत्व में पारंपरिक पूजन के साथ ही काशी विश्वनाथ धाम का जायजा भी लिया गया। धाम की अद्भुत छटा देख नेपाल के पीएम और उनके साथ आया दल अभिभूत नजर आ रहा था। उसके बाद वो ललिता घाट स्थित साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और परंपरागत तरीके से दर्शन पूजन किया है। उसके अलावा नेपाली मंदिर के सदस्यों के साथ नेपाली पीएम ने बातचीत करी और मंदिर संचालन के संबंध में जानकारी हासिल करी है। उसके बाद नेपाल के पीएम और सीएम योगी का काफिला लहुरा बीर होते हुए नदेसर स्थित होटल के लिए रवाना हो गया। तस्वीरें आपको चार दिखा रहे हैं। तासीर पूरे दौरे की समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से देउबा के आने से लेकर के सीएम की मौजूदगी तक और काशी विश्वनाथ के दर पर अद्भुत छटा तक सब कुछ विस्मयकारी था। आजमगढ़ जेल में बंद बलिया के पत्रकारों से मिलने की अनुमति नहीं देने पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अजय कुमार लल्लू ने कहा, योगी सरकार आज डरी हुई है, वो तानाशाही कर रही है, जनता की आवाज को दबाना चाहती है। प्रशासन और सरकार को गलती मानकर माफी मांगनी चाहिए। पत्रकारों को जेल में बंद करना ये कौन सा लोकतंत्र है। आज प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रक्रिया के तहत जेल में बंद पत्रकारों से मिलना चाहता था, मैंने नंबर भी लगाया था, लेकिन जेल अधीक्षक का कहना है कि आप नहीं मिल सकते। सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जहां जुल्म, अन्याय और अत्याचार होगा वहां पर पीड़ित से मिलने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। साथ ही अजय कुमार लल्लू ने कहा कि वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे। जब तक पत्रकारों की रिहाई नहीं हो जाती तब तक वो लड़ाई जारी रखेंगे। अपने समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित किया, सरकार को आईना दिखाया। देश के नौजवानों का, प्रदेश के नौजवानों का भविष्य न खराब हो, इसके बारे में वो प्रकाशित करके उत्तर प्रदेश के लोगों को जानकारी दी। जहां प्रशासन को अपनी गलती माननी चाहिए थी, सरकार को माफी मांगनी चाहिए थी, सरकार ने जबरन उन 3 पत्रकार साथियों पर मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेज दिया। ये कौन सा लोकतंत्र है? अघोषित इमरजेंसी है। आज जब मैं बकायदे जो एक व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत अपना आईडी प्रूफ भेजकर, नंबर लगाकर उन पत्रकार साथियों से मिलने का प्रयास किया, जेल अधीक्षक का यह कहना कि साहब आप नहीं मिल सकते क्योंकि आपको मिलने के लिए शासन का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यूपी में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिजली के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। यूपी ईआरसी ने स्लैब वॉर टैरिफ प्लान दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बड़े बिजली के दाम तो विद्युत उपभोक्ता परिषद करेगा विरोध। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने विरोध करने की बात साझा करी है। प्रदेश की जनता पहले से ही महंगाई से जूझ रही है, ये कहना है अवधेश वर्मा का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिजली के दामों में इजाफा हो सकता है और इस अंदेशे के चलते मोर्चा भी खुल गया है। जहां तक सवाल है, प्रदेश की बिजली कंपनियों ने 8 मार्च को अपना वार्षिक राजस्व आवश्यकता नियामक आयोग में दाखिल किया था। अभी नियामक आयोग ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसमें कमियां निकालते हुए पावर कारपोरेशन से सवाल जवाब किया और कहा है 10 दिन में टैरिफ का प्रस्ताव, जो अलग अलग उपभोक्ता श्रेणीवार जो आप टैरिफ चाहता है सरकार या पावर कारपोरेशन,
वो उसको दाखिल करना है। इसके बाद जब ARR एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर हम लोग एक विधिक प्रक्रिया है उसके तहत अपनी पहले आपत्तियां दाखिल करेंगे, उसका विरोध करेंगे। इसके बावजूद भी जो भी हमारे ऑप्शन खुले हैं, सरकार से भी बात करेंगे, जो ऊर्जा मंत्री है उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पे 20,500 करोड़ रुपया निकल रहा है। जब हमारा पैसा निकल रहा है बिजली कंपनियों पर 20,500 करोड़, तो टैरिफ तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, टैरिफ तो घटना चाहिए। अब इस पर बहस होगी, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, ज्यादा सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश में बिजली दर, हमारा पैसा निकलते हुए भी बिजली कंपनी पर बिजली दर बढ़ाएगा, उसका व्यापक विरोध होगा, हर स्तर पर विरोध होगा। और हम लोग पूरी तरीके से विधिक भी लड़ाई लड़ेंगे, विधिक लड़ाई के साथ सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बिजली दर प्रदेश के उपभोक्ताओं का न बढ़ने पाए, इसके लिए अपना पूरा जो संवैधानिक आंदोलन है उसको चलाएंगे। अरे बिजली बढ़ेगी तो भैया और लोड बढ़ेगा। गरीबों के पास पैसा नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। बहुत गलत तरीका है, जनता कैसे वो करेगी? बिजली का रेट बढ़ जाने से दिक्कतें ज्यादा आ जाएगी, कहां से दे पाएगी आदमी? तो नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं मां विंध्यवासिनी के दर पर। देखिए, मिर्जापुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मां विंध्यवासिनी के दर पर मौजूद हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। बेहद खास ये तस्वीर। मां विंध्यवासिनी को कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों का केंद्र है मां। महाशक्ति के तौर पर, एक परिपूर्ण शक्तिपीठ के तौर पर और एक परिपूर्ण शक्ति के तौर पर मां विंध्यवासिनी की मान्यता है। और इसी मान्यता के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे हुए हैं। दर्शन चलिए, ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। चूंकि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, ये सूबे के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ताजा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि लगातार महंगाई से जनता की जो जेब है वो कहीं ना कहीं अब खस्ता हाल हो चली है, लेकिन इस बीच बिजली के दामों में इजाफा के जो संकेत मिल रहे हैं वो अपने आप में डराने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में पेट्रोल डीजल के बाद एक टोल बढ़ने के बाद अब बिजली के दर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, विद्युत नियामक आयोग ने जो बिजली की कंपनियां हैं उनसे टैरिफ प्लान के लिए 10 दिन के अंदर दाखिल करने के लिए आदेश दिया है। निश्चित रूप से अगर बिजली कंपनियां जिस तरीके से बिजली बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था या फिर टैरिफ प्लान बढ़ा के रखेंगी, तो उस पर विद्युत नियामक आयोग क्या कुछ फैसला लेगा, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से सूबे से सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बिजली बढ़ने जा रही है, यानी कहीं न कहीं उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने जा रहा है। वहीं विद्युत जो उपभोक्ता परिषद है वो भी तैयारी बना रहा है कि अगर उपभोक्ताओं की बिजली बढ़ाई जाएगी तो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जो कानूनी लड़ाई है उस पर वो भी लड़ेंगे, सरकार से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो अतिरिक्त बोझ घरेलू है वो न बढ़ने पावे। इसको लेकर पूरी तैयारी विद्युत नियामक आयोग जिस तरीके से कर रहा है, उसी प्रकार से उपभोक्ता परिषद भी अपनी तैयारी में जुट चुका है। पूजा, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना का गठन 1 जुलाई 2018 को किया गया था, जिसका उद्देश्य गोमती नदी की सफाई था। स्वच्छ सेना का आज सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी शामिल हुए हैं। इस दौरान नदी की सफाई में जुटे सेना के सिपाहियों का सम्मान किया गया। संयोजक रणजीत सिंह ने बताया कि चाहे कड़ाके की सर्दी हो या गर्मी, हर रविवार को कार्यकर्ताओं ने गोमती नदी की सफाई की है और की जाती भी है। तो वहीं दिनेश शर्मा ने यह भी कहा कि गोमती नदी की सफाई लगातार चलती रहेगी। अद्भुत दृश्य है यहाँ का गोमती के तट पर। श्री रंजीत पूर्व पार्षद रहे हैं, उनकी श्रीमती जी वर्तमान में पार्षद हैं। जिस प्रकार से आप हजारों लोगों को देख रहे हैं यहाँ पर, ये 400 हफ्ते से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। गोमती सफाई का हर सप्ताह एक वृहद अभियान जनता के जन सहयोग के माध्यम से होता है। आज ये झूलेलाल वाटिका है, बगल में श्रद्धा उपवन है, उधर पे मैंगू बाबा उपवन है, मनकामेश्वर उपवन है, खाटू श्याम वाटिका है। ये सब नगर निगम में जब हम लोग महापौर थे उस समय से इसका
जो स्वरूप बदला है, इसकी स्थापना हुई है, वो आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गोमती को सफाई करने का एक अभियान चला है। आज 38 नाले हैं लगभग जो उनका डायवर्जन तय हो रहा है। आज हम लोग स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ के माध्यम से जिस प्रकार से हम लोग 1 जुलाई 2018 को हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था रविवार को, तो हम सब ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि प्रत्येक रविवार हम लोग जो है गोमती सफाई अभियान करेंगे और गोमती की आरती करेंगे। तो जब 1 जुलाई 2018 को हमने शुरू किया तो आज हमें 200 सप्ताह पूरे हो गए, यानी कि 200 संडे आज हो गए हैं। तो उसी का सेलिब्रेशन है, उसका उत्सव है जो आज हम लोग गोमती नदी के तट पर मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अफसरों के हालात, आप अगर थाना, तहसील या फिर डीएम, एसडीएम ऑफिस जाएंगे तो वहां भ्रष्टाचार, दुत्कार और बदसलूकी होगी। यही योगी सरकार की सच्चाई है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ बल्कि 4 गुना बढ़ गया है। हालात बेहद शर्मनाक है। वहीं समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने पलटवार किया। प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि अगर आंकड़ों की बात करें तो सपा सरकार में लूट, हत्या और बलात्कार के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहता था, लेकिन योगी सरकार में एनसीआरबी अपनी रिपोर्ट में बताती है कि प्रदेश में सभी प्रकार के अपराध में कमी आई है। की बात करें अखिलेश यादव जी, तो लूट, हत्या, डकैती जैसे संगीन मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहता था आपके शासनकाल में। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समय में एनसीआरबी के रिपोर्ट बताते हैं कि सभी प्रकार के गंभीर अपराधों में कमी आई है। रहा सवाल गाजियाबाद का, तो जब चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, आयोग के पास सारे पावर थे। उस दौरान की कुछ घटनाओं का जिक्र करके आप ठीकरा नहीं फोड़ सकते। वहां के एसएसपी पर कार्रवाई कर दी गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्राइम और करप्शन पर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। बदायूं में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में पढ़ने वाली 28 छात्राओं की हालत बिगड़ गई। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बताया ये भी जा रहा है कि छात्राओं की हालत बिगड़ने के पीछे फूड पॉइजनिंग रीजन है, क्योंकि छात्राओं ने रात में लौकी की सब्जी खाई थी, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल बदायूं में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में 100 छात्राएं रहती हैं, जो वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करती हैं। और शनिवार रात छात्राओं ने भोजन में लौकी की सब्जी खाई थी, जिसके बाद उनकी सामूहिक रूप से तबीयत खराब हुई है। सूचना मिली कि जो है वहाँ पर बच्चों को उल्टी और पेट दर्द इन सब की शिकायतें हो रही हैं। तो मैं अपने जो हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ इमरजेंसी में ड्यूटी पे थे, और मैं खुद आश्रम पद्धति विद्यालय में हम लोग गए, वहाँ पर बच्चों को देखा और जितनी जल्दी हो सका हम लोग अस्पताल उनको लेकर के आए। तो ऐसे लगभग 28 बच्चे थे जिनको ये समस्या हो रही थी। किसी को 2 समस्याएं, किसी को 1 समस्या है, किसी को केवल उल्टी हो रही है, किसी को केवल पेट दर्द हो रहा है। इस तरीके की समस्याएं हो रही थी और यहाँ पर लाके उनको एडमिट किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या कुछ अपडेट है? तमाम जो 28 बच्चियां हैं, इनकी तबीयत कैसी है मौजूदा वक्त में? मैं आपको बता दूं, ये बदायूं दातागंज के तहसील दातागंज पड़ती है, उसमें संदेर ब्लॉक का मामला है। सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय है जो दातागंज में पड़ता है। इसमें 28 बच्चों ने शाम को देर रात खाना खाया था, जिसमें वो बीमार हो गए थे, उनके लिए उल्टी दस्त स्टार्ट हो गए थे। तो उनके लिए स्वास्थ्य विभाग को सूचना की गई थी। तो स्वास्थ्य विभाग वहां पर पहुंचा, उन्होंने देखने के बाद सभी को कुछ लोगों को 20 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। बाकी जो बचे उनको बेड की व्यवस्था न होने के कारण दातागंज सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका लगातार इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंचे सीएमओ भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना। बच्चों की फिलहाल हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है। और इसमें जो है वार्डन जो होते हैं स्कूल में, जो वार्डन का पूरा मुख्य रोल होता है, उनकी देखरेख में ये बच्चे लगे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका संदिग्ध नजर आती है कि अगर ठीक तरीके से अगर इनकी देखभाल की जाए, ठीक तरीके से अगर खाना दिया जाए, तो उन्हें कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती है। कहीं ना कहीं जो भूमिका जो है इसमें संदिग्ध पाई गई है। और जो भी प्रशासन का कहना है कि जांच करा रहे हैं, जो भी साक्ष्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अवधेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में सभी सियासी मिथक तोड़ते हुए जहां भाजपा पुनः सत्तासीन हुई, तो वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर धाकड़ पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभालते ही सियासत की पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपनी पहली कैबिनेट में जहां चुनाव में पहले किए गए वादों को पूरा किया गया है, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी का गठन करते हुए अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री धामी ने पर्यावरण मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया। उसके बाद मनरेगा में मिलने वाली दैनिक मजदूरी को बढ़ाने का काम किया है और वहीं ये निर्णय ले रहे हैं जिनकी सियासी गलियारों के साथ साथ आम जनता में भी चर्चा बनी हुई है। पुष्कर सिंह धामी जी युवा हैं और वो राज्य के हित में और इस युवा उत्तराखंड के लिए निर्णय ले रहे हैं। वो धाकड़ धामी के रूप में स्थापित हुए हैं और उनके निर्णय जो है राज्य के लोगों के प्रति समर्पित हैं और राज्य की जनता यही चाहती है। आम जनता की समस्याओं का वो शीघ्र निस्तारण कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जनता को राहत मिल रही है, तो जनता यही चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुने और उनके अनुसार निर्णय ले। तो आज जो भी निर्णय उन्होंने किए हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, कैबिनेट के बाद अभी तक वो रोज कर रहे हैं, उससे राज्य के लोगों का हित हो रहा है, राज्य के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। तो वहीं कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने ये पेशकश सबसे पहले की थी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चंपावत में जनसभा करते हुए बातों ही बातों में इस बात का इशारा जरूर किया है कि वो भी इच्छुक है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत